हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन से आपकी प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आपकी दोस्तों किसी प्रकार से एसएससी की एग्जाम होने वाली है, चाहे सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, 10+2 हो, एमटीएस हो, एसएससी की तमाम एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके अलावा जो जितनी भी यहाँ पे पुलिस की एग्जाम होती है, रेलवे की एग्जाम होती है, इन समस्त एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चाहे वह दोस्तों प्रमुख आंदोलन हो, प्रमुख आंदोलन जो भारत की आजादी में दोस्तों 1857 से संग्राम से लेकर 1900 भारत को आजादी मिलती है तब तक जितनी भी प्रमुख घटनाएं होती हैं, समझौता होता है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। चाहे वह दोस्तों हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन हो, लखनऊ पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे करने वाले हैं, रॉयल एक्ट होता है, काला कानून, उसके बारे में बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल होती है वह कहाँ पे होती है, और दोस्तों उस समय वहां पे प्रधानमंत्री कौन था, यहाँ से किस किस ने इसमें यहाँ पे शामिल हुए या भाग लिया, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इस प्रकार तमाम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम गांधी इरविन समझौता होता है, ये कब होता है, किन किन शर्तों के मध्य होता है, पूना पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करेंगे, शिमला समझौता पे बात करेंगे, और अंत में हम बात करने वाले हैं भूदान आंदोलन। जी हाँ, भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। तो इन समस्त यहाँ पे जितनी भी प्रमुख आंदोलन है, घटनाएं हैं, समझौते हैं, उनका हम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो फैक्ट वाइज या बिल्कुल आपको थ्योरी के साथ में यहाँ पे समझाया जाने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सके। तो चलिए आज के शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना, तो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। तो दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनसी की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना होती है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर, संस्थापक है, तो आईएनसी के संस्थापक है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिन्हें कहा जाता है, और ये स्टॉकलैंड के जी हाँ निवासी थे। तो स्टॉकलैंड के निवासी एओ ह्यूम ने जो है कांग्रेस के संस्थापक हैं। अब बात करते हैं इसका प्रथम सम्मेलन या इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो मुंबई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है उसके अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। उस समय जो कहा जाता है कि जो आईएनसी की स्थापना होती है उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। और दोस्तों इस प्रकार एक कथन कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज थी, इस प्रकार से भी एक कथन कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है। और जो तत्कालीन वायसराय की बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के समय, तो वह लॉर्ड डफरिन था। और यहाँ दोस्तों एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं, तो ये आपकी समस्त एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नामकरण दिया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आईएनसी से पहले इसका नाम था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नामकरण कर दिया था। तो वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आपको ये समस्त फैक्ट यहाँ से पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले आंदोलन की। तो अगला आंदोलन आता है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब होता है, 1960, जी हाँ, 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना होती है या किया जाता है। और हम बात करते हैं जो होम रूल आंदोलन है यह किस देश के आंदोलन से प्रभावित था, तो आयरलैंड देश से। जी हाँ, एसएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है कि होम रूल आंदोलन किस देश के आंदोलन से संबंधित था या प्रभावित था, तो आयरलैंड देश के आंदोलन से काफी प्रभावित था। अब बात करते हैं कि जो होम रूल आंदोलन की है यहाँ पे जो स्थापना करते हैं या शुरुआत करते हैं किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे पहले सामने आता है। इन्होंने दोस्तों बेलगांव पुणे, जी हाँ, बेलगांव पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की शुरुआत की। और एक होता है एनी बेसेंट, जी हाँ, एनी बेसेंट ने मद्रास के अंदर होम रूल आंदोलन की यहाँ पे जो मसाल है वह जलाई थी। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों पता होना चाहिए होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में होती है, यह आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित था। और बेलगांव पुणे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, आप छाया चित्र देख पा रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों यहाँ पे इसका शुरुआत करते हैं। और मद्रास दोस्तों कर्नाटक के अंदर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रॉयलेट एक्ट की बात करते हैं, तो इसे काला कानून भी कहा जाता है। जी हाँ, ब्लैक एक्ट भी
भी इसे कहा जाता है काला कानून, रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसकी दोस्तों हम बात करते हैं, रोलेट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919। जी हाँ, 19 मार्च 1919 को यहाँ पे जो काला कानून है ये है पेश होता है। और ये बात करते हैं ये काला कानून इसे क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में बात करते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दोस्तों यह काला कानून इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और दोस्तों इसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि कौन से कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट जी हाँ 1919 को ब्लैक कानून या काला कानून कहा जाता है। तो ये दोस्तों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो 19 मार्च को यहाँ पे रोलेट एक्ट पेश होता है और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, 10 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के लोकप्रिय नेता है सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सत्यपाल को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ से इसीलिए संदेह के आधार पर गिरफ्तारियां की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भारत के जितने भी यहाँ पे क्रांतिकारी नेता थे, उस समय के तत्कालिक जो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्हें केवल संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार किया जाने लगा। और इस रोलेट एक्ट का दोस्तों इसीलिए काला कानून कहा जाता है। तो ये दोस्तों 19 मार्च 1919 को होता है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919, जी हाँ 10 अप्रैल को दोस्तों वहां पे पंजाब से उन नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है संदेह मात्र से। और 13 अप्रैल को इनके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है और ये शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पुटअप हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये कब होता है? तो 13 अप्रैल, जी हाँ 13 अप्रैल 1919 को यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किसके दोस्तों, किसके कहने पर यहाँ पे गोलियां चलाई जाती है? तो जनरल डायर, जी हाँ जनरल डायर के कहने पर यहाँ पे गोलियां चलवाई जाती है। तो यहाँ पे एसएससी है जो सीधा क्वेश्चन पुटअप करती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसके कहने पर गोलियां चलवाई गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि यहाँ पे लौटा दी। और इन्हीं के साथ में दोस्तों सर रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने सर की उपाधि लौटाई थी। तो यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि यहाँ पे लौटाई थी। तो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। और यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। अब बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसकी जांच के लिए यहाँ पे जो इंग्लैंड से एक कमीशन भेजा जाता है उसका नाम है हंटर कमीशन। जी हाँ, हंटर कमीशन को नियुक्त किया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में यहाँ पे कितनी व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उन सभी के बारे में यहाँ पे जो रिपोर्ट पेश करने के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया जाता है। तो हम बात करते हैं सरकारी रिपोर्ट जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है, उसके आधार पर 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि जो कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति यहाँ पे मारे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो सरकारी रिपोर्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है? तो 379 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। लेकिन कांग्रेस समिति ने भी एक यहाँ पे कमीशन की नियुक्त की थी, उस समिति के आधार पर यहाँ पे 1000 व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में बताया गया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है, वह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो दोस्तों उस भारतीय का नाम है हंसराज। जी हाँ, हंसराज ने जो है जनरल डायर का यहाँ पे सहयोग किया था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है और ये दोस्तों थोड़ा अपने तरीके का अलग क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपके आगे आने वाली 2023 में तमाम एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो हंसराज नाम की व्यक्ति, जी हाँ हंसराज नाम की व्यक्ति ने यहाँ पे जनरल डायर की सहायता की थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित तमाम फैक्ट आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह आपका बिल्कुल यहाँ से आज से राइट होने वाले हैं। चलिए अगले आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1919 में और ये खिलाफत आंदोलन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन है तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। तो दोस्तों जो खलीफा क्या होता है, दोस्तों आप सभी को पता है, जो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म की स्थापना है वह मोहम्मद साहब ने की थी। और मोहम्मद साहब के दोस्तों यहाँ पे जो खलीफा होते हैं या जो
होते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में दोस्तों उनकी गद्दी पे जो भी बैठता था उन्हें खलीफा कहा जाता था। और दोस्तों धीरे धीरे तुर्की के अंदर दोस्तों या हम कहा जाए कि पश्चिमी देशों के अंदर खलीफा का जो रोल है काफी बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसीलिए दोस्तों ब्रिटेन ने है इस खलीफा पद को समाप्त करना चाहा, और इसको समाप्त करने के लिए दोस्तों आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन है। तो दोस्तों ब्रिटेन इस पद को समाप्त करना चाहता था, लेकिन जो समस्त देशों ने मिलकर ये जो खलीफा के और ब्रिटेन के खिलाफ जो आंदोलन किया जाता है उसे खिलाफत आंदोलन कहता है। और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी, और इन दोनों को दोस्तों अली बंधु भी कहा जाता है। जी हाँ, अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध जो हैं जिनका नाम शौकत अली है और मोहम्मद अली है, और इन्होंने ही दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में की थी। और खिलाफत आंदोलन आप देख चुके हैं, ब्रिटेन के खिलाफ जो खलीफा की गरिमा के विरुद्ध किए जाने वाले तमाम प्रयासों को यहाँ पे निरस्त या करने के लिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ होता है, इसकी शुरुआत भारत में भी होती है, वह अली बंधुओं के द्वारा की जाती है, और अली बंधुओं का नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के तमाम यहाँ पे फैक्ट आप सभी के सामने हैं। अगले आंदोलन की बात करते हैं तो अगला आंदोलन आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर होता है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं चोरी चौरा कांड। यह चोरी चौरा कांड 1922 में होता है, और महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था। जी हाँ, 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे आरंभ किया जाता है के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो गोरखपुर का चोरी चौरा स्थान है वहाँ के पुलिस थाने के अंदर यहाँ पे गुस्साई लोगों की भीड़ ने यहाँ पे थाने के अंदर आग लगा दी, उसमें 23 पुलिस कर्मियों की मृत्यु होती है। और इस चोरी चौरा कांड के दोस्तों होने के बाद ही यहाँ पे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अब बात करते हैं अगले आंदोलन की, तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। तो हम बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ईस्वी को डांडी मार्च के साथ की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है डांडी मार्च के साथ, और डांडी मार्च की जो शुरुआत होती है वह भी 12 मार्च को होती है। जी हाँ, 12 मार्च को इसकी शुरुआत होती है। और हम बात करते हैं 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग करके वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने रखी, और लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग रखती है। जी हाँ, तत्कालीन वायसराय के सामने यहाँ पे 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। इन सभी मांगों को यहाँ पे जो है अस्वीकार कर दिया गया, और इसके परिणाम स्वरूप ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। तो समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब जो 11 सूत्रीय मांगे कौन सी है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, राउंड टेबल की बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं वह 3 होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, और तृतीय 1932 में होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाले है, क्योंकि बैक टू बैक दोस्तों यह तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो राउंड टेबल सम्मेलन होता है वह कहाँ पे होता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। जी हाँ, लंदन में आयोजित किए गए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है, और भीमराव अंबेडकर भी होता है। और कहा जाता है निम्न व्यक्तियों में से गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन से हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड है। जी हाँ, रैमजे मैकडोनाल्ड है, जो कि तत्कालीन जो गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो दोस्तों यह भी एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, और आपके आगे आने वाली एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर होता है। यह कब होता है। तो 12 नवंबर 1930। जी हाँ, तिथि याद रख लीजिएगा, 12 नवंबर 1930 को यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और स्थान कौन सा है। स्थान है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। जी हाँ, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा जाता है। उस समय के तत्कालीन जो वायसराय कौन थे। लॉर्ड इरविन। जी हाँ, लॉर्ड इरविन थे, तो तत्कालीन वायसराय थे। अब बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन किन ने भाग लिया। तो दोस्तों जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह महात्मा गांधी ने, जी हाँ,
महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के नेता है मोहम्मद अली जिन्ना है, आगा खान है, मोहम्मद अली है और दलित वर्ग के नेता जो जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इन व्यक्तियों ने यहाँ पे पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों आप सभी के इनके बारे में नाम पता होना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना है, आगा खान है, मोहम्मद अली है और दलित वर्ग के जो नेता है दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। तो इन्होंने दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और दोस्तों जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो यह 7 सितंबर 1931 को होता है। लंदन के सेंट पॉल पैलेस के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार देखने को मिल सकते हैं कि कोई किसी एग्जाम के किस शिफ्ट में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दूसरी शिफ्ट में यह क्वेश्चन, तीसरी शिफ्ट में यह क्वेश्चन। तो दोस्तों तमाम यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं जो ही आपको यहाँ पे फैक्ट के रूप में बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें सम्मिलित सदस्य कौन कौन से हैं? तो मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना है वह सम्मिलित होते हैं। दलित वर्ग के जो नेता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मिलित होते हैं। और कांग्रेस के जो तो महात्मा गांधी हैं जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, जी हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जी हाँ, बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया है और किसी सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। और दोस्तों कांग्रेस की तरफ से किसे भेजा गया है? तो महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी को यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें अपनी मांगे रखने के लिए भेजा गया था। अब दोस्तों यहाँ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है कि गांधी जी जो कौन से जहाज से लंदन गए थे? तो दोस्तों जहाज का नाम है एसएस राजपूताना। जी हाँ, एसएस राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी है जो कि लंदन जाते हैं। और ये दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक और फैक्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता हुआ है कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? जो फ्रैंक मोरेस है। जी हाँ, फ्रैंक मोरेस है जो कि लंदन के हैं और इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, लंदन में होता है। और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन है जो कि असफल रहता है। दोस्तों आपको बताया जा चुका है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने केवल तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जी हाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है और किसी भी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया है, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कांग्रेस ने किसे भेजा था? महात्मा गांधी को। जी हाँ, महात्मा गांधी को यहाँ पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों यहाँ से केवल महात्मा गांधी ही हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। बाकी दोनों प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ने किसी ने भी भाग नहीं लिया है। चलिए अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये किन किन के मध्य होता है? महात्मा गांधी और इरविन के मध्य होता है। दोस्तों महात्मा गांधी, दोस्तों आप सभी को पता है महात्मा गांधी अपने देश के यहाँ पे राष्ट्रपिता है। और वायसराय, तत्कालीन वायसराय है लॉर्ड इरविन, इनके मध्य दोस्तों यहाँ पे जो समझौता होता है। लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें थी, महात्मा गांधी की कुछ शर्तें थी। लॉर्ड इरविन की शर्तें के बारे में बात करते हैं तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। यह लॉर्ड इरविन की शर्तें थी। जबकि महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग थी। तो वह 11 सूत्रीय मांग कौन कौन सी थी उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं 11 सूत्रीय मांगे। पहली मांग थी पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी मांग है विनिमय की दर घटाकर सेलिंग 4 पैसा कर दी जाए। भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। नमक कर को समाप्त किया जाए। सेना संबंधी जो कम से कम 50% की कमी हो। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध कर लगे। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, इसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों जो जितने भी राजनीतिक बंदियां जो इंग्लैंड सरकार के द्वारा पे बंदी बनाए गए थे उन सभी को छोड़ा जाए। गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए तथा उस पर जनता का नियंत्रण हो और आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो गांधी इरविन समझौता होते हैं उसमें 11 सूत्रीय मांग रखी थी और इन दोस्तों सभी मांगों को मान लिया गया था और वहां पे दोस्तों गांधी इरविन समझौता होता है। अब बात करते हैं पूना समझौता। तो पूना समझौता के बारे में बात करें तो जो यह भी महात्मा गांधी की, जी हाँ, महात्मा गांधी ही करते हैं। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट होता है या पूना समझौता होता है। कब होता
होता है 24 सितंबर 1932 को दोस्तों ये समझौता होता है। और दोस्तों जो महात्मा गांधी को उस समय जेल में बंदी बनाया गया था, कौन सी जेल में बंदी बनाया गया था? यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में। जी हाँ, यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। इस जेल के अंदर ही महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य है जो पूना पैक्ट होता है। इसका परिणाम की बात करें तो पहला परिणाम है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया। और दूसरा यहाँ पे परिणाम है प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 73 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। तो दोस्तों ये पूना पैक्ट के दो बड़े परिणाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले होती है जो लाहौर अधिवेशन में उठती है। और लाहौर अधिवेशन ने 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना दोस्तों यहाँ पे आती है 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना के लिए रखी गई। भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से ही आजादी दिवस मनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जी हाँ, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भूदान आंदोलन की। तो भूदान आंदोलन के बारे में बात करें तो 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई। और यह जो भूदान आंदोलन है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1951 में दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, उसका नाम है कि रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन के मद्देनजर सबसे पहले भूमिदान किसने की थी? तो रामचंद्र रेड्डी का नाम सबसे पहले सामने आता है। तो दोस्तों रामचंद्र जो रेड्डी है उन्होंने सबसे पहले भूमिदान की थी। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने प्रमुख आंदोलन हुए, घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। यदि आपका आज का सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों आपको इसे जो क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जितनी भी क्लासेज आप सभी के लिए लगाई जाती है उन सभी की पीडीएफ वहां पे आपको मिलने वाली है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के तमाम वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।